वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। आज हम जो SC/ST के जजमेंट, SC/ST के इश्यूज पर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें सब क्लासिफिकेशन के तहत कुछ क्लैरिफिकेशन किए गए हैं और कुछ चीजें जोड़ी गई हैं। उस पर हम बात करेंगे अखिलेश प्रताप सिंह साहब से। सर, आपका स्वागत है। जो आप बातें कर रहे थे, SC/ST जजमेंट जो आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कुछ सब क्लासिफिकेशन की गई है और उसमें ऐड किया गया है कुछ क्लॉज। इसके बारे में क्या है नजरिया, क्यों ऐड किया गया है, क्या जरूरत थी इसको ऐड करने की, इससे फायदे क्या है, इसकी एडवर्स बातें क्या है? देखिए, पहली बात तो हम लोग एक बात स्पष्ट हो गए जी कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको धर्म के प्रिज्म से न देखा जाए। जी, वह न कोई एंटी इंडिया वहां कुछ होने जा रहा है, न कोई फंडामेंटलिज्म। अब ये मैं इस सवाल पर क्यों पहुंचे, क्योंकि यह प्रोपेगेंडा था। उसी तरह का एक बहुत जबरदस्त प्रोपेगेंडा 1 अगस्त को जो एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जी, उस कॉपी को भी मैं ले आया था आपके रेफरेंस पॉइंट के लिए। जी, वो देवेंद्र सिंह अदर्स एंड स्टेट पंजाब एंड अदर्स करके, ओके, ये इस पर 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। अब अगर आप देखिए, ये केस कब का था? ये केस तो पुराना केस था। देखिए, Okay. उसकी एक पुरानी हिस्ट्री है। 1970 से एक सब क्लासिफिकेशन की कोशिशें होती रही हैं और कभी पंजाब ने किया, कभी हरियाणा ने किया, कभी आपके तमिलनाडु में किया गया, कभी आंध्रा में किया गया। मैं इसलिए पूछ रहा था कब किया गया है। नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो केस है जी, ये 2011 का है। 11 का है, पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब। देखिए, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स, देवेंद्र सिंह एंड अदर्स, सिविल अपीलेट नंबर 2317 ऑफ 2011। ओके, ये उस समय का ये केस है। इसका बैकग्राउंड मैंने बता दिया कि यह जब हमारे देश में संविधान बना तो संविधान में यह व्यवस्था दी गई कि आर्टिकल 341 के जो लोग सूची में हैं उसे बदलने या रखने का अधिकार वाया पार्लियामेंट हो सकता है, राष्ट्रपति का ही है। इसमें 341 इनको और रिस्ट्रिक्ट करता है फॉर शेड्यूल कास्ट। मतलब ये प्रोविंशियल और शेड्यूल ट्राइब्स को यह राइट नहीं था। 342 में शेड्यूल ट्राइब्स को यह राइट दिया गया। राज्यों को भी शेड्यूल कास्ट को दिया गया 341 में, आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 343 में, एंड 342 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के तहत शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया। जी, लेकिन ये पर्टिकुलरली शेड्यूल ट्राइब्स तो ऐसे ही रेफरेंस में लोग ले लिए, साथ में ले लिया। बेसिक बात थी शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं थी, शेड्यूल कास्ट में थी। और यह ज्ञानी जैल सिंह उस समय पंजाब के नेता थे। उन्होंने यह सवाल उठाया कि साहब, रामदसिया एक शेड्यूल कास्ट में हिस्सा है। वो मजहबी और वाल्मीकियों का, माने आदि धर्म और मजहबिया लोग, ये क्या कहते हैं, रामदसिया लोग, जी, पूरा का पूरा जो आरक्षण है वो पूरे आरक्षण को वही लोग उठा लेते हैं, यूज कर रहे हैं। जी, तो ऐसे ही बहस हरियाणा में आई, ऐसे ही बहस एक तमिलनाडु में आई। वहां एक अरुंधतरिया करके कास्ट थी। तो इन लोगों का कहना था कि ये लोग डिप्राइव्ड हैं। आंध्र प्रदेश में जी, चंद्रबाबू नायडू ने ये कहा कि माला एक जाति है शेड्यूल कास्ट की। जी, जैसे उत्तर प्रदेश में चमार और जाटो है, महाराष्ट्र में महार है, पंजाब में रामदसिया है, जी, वैसे ही आंध्र प्रदेश में जो माला है वो मदिका जाति का भी आरक्षण खा जाती है, इसलिए उनका कोटा हो जाए। ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट को लेने में लंबा समय लगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं 2011 में हुआ, फैसला हुआ 1 अगस्त 2024। मेरा तो पहला ऑब्जेक्शन इस पर था कि भाई, पार्लियामेंट ही इसके लिए वाजिब फोरम था, क्योंकि प्रेसिडेंट की लिस्ट में ये मामला था और 341 ऑथराइज करता है कि राज्य इसमें दखल नहीं कर सकते। तो बेहतर उसको तो इंटरप्रेट किया होगा सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में केवल यह सवाल था कि ये आर्टिकल का वायलेशन होगा अगर सब डिवीजन है कि नहीं है, वो वहीं तक रहे हैं। जी, कुछ लोग बढ़ के क्रीमी लेयर वगैरह की बात की है, लेकिन
बेसिक बात जो चंद्रचूड़ जी के ऑर्डर में है, जी चीफ जस्टिस के ऑर्डर में है, वो न तो क्रीमी लेयर की बात है न तो इन प्रश्नों को, उन्होंने केवल ये कहा है कि इसका डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, क्लासिफिकेशन हो सकता है। उन्होंने ये बात, मैं पहली बात जो कह देना चाहता हूँ, ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पार्लियामेंट को जो रोल लेना था जी वो रोल पार्लियामेंट ने नहीं लिया और सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा क्योंकि यह संविधान का मामला था। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का अल्ट्रा वायरस है या नहीं, जो अगर कोर्ट कुछ करती है तो? नहीं, देखिए पहली बात है कि यह तो एक फाइनल जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का, लोग रिव्यू वगैरह करेंगे। मेरा वो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल इंटरप्रिटेशन का मतलब बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, उस पर भी मैं दो बात रखूंगा। मेरा कहना ये है कि भाई पार्लियामेंट का जो रोल है वो जुडिशरी नहीं ले सकती, पॉलिटिक्स का रोल लॉ नहीं ले सकता, हर एक का रोल है ना जी। पार्लियामेंट ने आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसमें तो जोड़ा नहीं है कुछ, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और भारत के संविधान में आर्टिकल 341 है जी, जिसमें संसद के माध्यम से राष्ट्रपति के पास चीजें जाती हैं, जोड़ना या घटाने के लिए, ये जोड़ने घटाने के लिए या ऐसे विवादास्पद प्रश्नों इंटरप्रिटेशन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए, डिसीजन लेने के लिए पार्लियामेंट इज प्रॉपर फोरम। इंटरप्रिटेशन तो कोर्ट भी कर सकती है, कोर्ट इंटरप्रिटेशन करेगी इस डिबेट के लिए, कोर्ट का काम ही इंटरप्रिटेशन है और देखना है कि इलीगल है कि इलीगल है। मैं जो बात कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट ने अपना रोल, पॉलिटिक्स ने अपने ट्रिवियल इश्यूज की वजह से, गिमिक की वजह से पॉलिटिक्स ने अपना रोल नहीं लिया, पार्लियामेंट ने अपना रोल नहीं लिया, फॉरवर्ड कर दिया, फॉरवर्ड नहीं कर दिया, चुप्पी साधे रही। जैसे आज जजमेंट हो गया लेकिन दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हो सकता है कल कांग्रेस ले, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया है, जबकि इस पर हाय तौबा मचा हुआ है, लड़ाई हो रही है और मायावती ने तो यहां तक कह दिया कि साहब इमरजेंसी जैसी पोजीशन आ रही। तो मैं जिस सवाल को आपसे कहना चाहता हूं कि मायावती जी जिस सवाल को इमरजेंसी जैसी पोजीशन कह रही है, वो सवाल है क्या? वो बेसिकली अनफाउंडेड है जी। उनका कहना है कि साहब इससे इस देश में ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, जितना आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा और आरक्षण ही खत्म नहीं हो जाएगा, सब क्लासिफिकेशन करने से आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो वो तर्क यही है कि सब क्लासिफिकेशन होगा जी, लोगों को धीरे धीरे ये रूट मिल जाएगा, कुछ को रख लेंगे, कुछ को हटा देंगे, लेकिन मिलेगा तो ना पूरा? नहीं, वो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे इसी तरह से मैंने ये खेमाबंदी है जी, जिसमें मायावती समेत ढेर सारे प्रो जो रिजर्वेशन लोग हैं वो इस सवाल को उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इस जजमेंट पर कोई राय रखना एक अलग विषय है, लेकिन यह कहना कि ये इसमें ये हो जाएगा, आपके हिसाब से जजमेंट का इफेक्ट क्या आ रहा है? देखिए मैं वही पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। देखिए वो कह रहे हैं कि राज्य सरकारें कुछ लोगों का नाम लिस्ट में घटा देंगी और कुछ लोगों का नाम हटा देंगी और कुछ को बढ़ा देंगी। यह खतरा फिलहाल इस जजमेंट से नहीं पैदा होता, हालांकि ऐसा होता रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश में यादवों को अलगाव में डालने के लिए राजनाथ सिंह की जो हुकुम सिंह कमेटी थी उसने किया। इस तरह की शरारतें हो सकती हैं, इसमें एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की भी बात है, ओबीसी में हुआ था जी, और कल दलितों में भी ये कोई खेल खेल सकता है, ये खतरे वहां मौजूद है, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस जजमेंट से ये खत्म हो जाएगा। ये जजमेंट इस बात की इजाजत नहीं देता, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। देखिए इन्होंने 2 से 5 इन व्यू ऑफ द डिस्कशन अबव द फॉलोइंग आर आवर कंक्लूजन्स, दिस इज द ऑर्डर एंड जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन 1 अगस्त। वो कह रहे हैं सब क्लासिफिकेशन विद इन द शेड्यूल कास्ट डज नॉट वायलेट आर्टिकल 341 ब्रैकेट 2 बिकॉज द कास्ट आर नॉट पर सी इंक्लूडेड इन आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। यस, दिस इज इंक्लूड हो रहा है ना एक्सक्लूड हो रहा है, तो कैटेगोरिकल है जी। और यह भी ये कहते हैं कि ये when preference will be there will be no inclusive benefit is provided to certain caste or groups of scheduled caste over all the seats reserved for the class।
पहले उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया ये सब चीजें। ये सब जजमेंट में क्लैरिफाइड है जी ये तब क्या प्रॉब्लम है जिसको मायावती जी को एड्रेस करना जी। चाहिए, उससे वो पीछे हट रही, या जो दलित आंदोलन के कुछ लोग हैं वो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि बेसिक सवाल जहां है उससे पीछे हट करके इस लड़ाई को एक खास इलेक्टोरल दायरे में ये लोग बांधे रखना चाहते हैं, वह सवाल नहीं उठाते जैसे बेसिक सवाल है। इस जजमेंट पर मैं आऊं, इस जजमेंट की जो सबसे बड़ी वीकनेस मैं मानता हूं, और जो लोग इस जजमेंट को हेल कर रहे हैं, ये बहुत हिस्टोरिक जजमेंट है, सोशल जस्टिस में एक नया अध्याय जोड़, मैं उनके साथ असहमत हूँ। असहमत इन कारणों से हूँ कि वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। तथ्य क्या है? तथ्य ये है कि एक बार बीपी सिंह पार्लियामेंट में बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई क्रीमी लेयर का प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, तकनीकी जो भी प्रश्न तब उठनी चाहिए जब आप उनका कम से कम कोटा तो पूरा करो। हमारी कंसिस्टेंट पोजीशन यही रही है, बीपी सिंह के समय में भी, आज भी। मैं उस समय भी आईपीएफ का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी था, तो उस समय भी हमने उठाया। हम और बीपी सिंह आप जानते हैं बहुत मिलके, बड़े सारे दादरी से लेके काम किए, गरीब किसानों के लिए बहुत मिलके आंदोलन किए हैं, काम किए। मेरा कहना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो सब क्लासिफिकेशन किया है, यह सब क्लासिफिकेशन कोई डाटा पर आधारित नहीं है कि नौकरियों में किस कास्ट का कितना रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली वो तो आप मनमाने ढंग देखिए, हमें कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होता है दलितों में जी, इसमें एसटी एससी का कास्ट सेंसस होता है, लेकिन उस कास्ट सेंसस में यह क्लाज नहीं है कि किस जाति के कितने लोग कितना नौकरी में हैं। अभी तक जो उपलब्ध विभिन्न जगहों से आंकड़े आए हैं उसमें इतना ही कहा गया है कि 10% तक इनका कोटा पूरा होता है, 15% उनका कोटा पूरा ही नहीं होता है। तो भाई जब तक आप 15% कोटा नहीं पूरा करोगे, पहले जो उनको, मतलब आपका कहना है ये आप उनको पूरा प्रोसेस होना चाहिए, पहले आप पूरा कर दो। और दूसरी बात ये है जी कि क्रीमी लेयर के बारे में बात करते करते, और ये बी आर गवई साहब वो भी दलित ही जाति के हैं, इज नॉट मैन ऑफ एनी अपर कास्ट। ओके, बी आर गवई साहब ने ही इसको उठाया है क्रीमी लेयर की बात। चंद्रचूड़ साहब ने इसको अपने जजमेंट में कहीं क्रीमी लेयर की बात, सिर्फ सब क्लासिफिकेशन ही किया है उन्होंने केवल कल इस पर देखिए ये चंद्रचूड़ का जो पूरा है जो जी, वो उनसे जुड़ा हुआ नहीं है जी। चंद्रचूड़ की आलोचना हो, जुडिशरी की हो, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो गाली गलौज जाति के नाम पर अपर कास्ट है जी, ये है वो है, ये उत्तेजना तो पैदा कर सकता है, घृणा तो पैदा कर सकता है, लेकिन इशू नहीं रिजॉल्व कर। इशू क्या है? सोशल जस्टिस का इशू। डेफिनेटली उसी के लिए सोशल जस्टिस पर चंद्रचूड़ ने कहीं से क्रीमी लेयर की बात नहीं की है। क्रीमी लेयर की बात जिसने की है वो दलित मूल के हैं, बी आर गवई साहब, जिनका जजमेंट भी बड़ा 200 पेज से अधिक का जजमेंट है, उन्होंने इस बात को उठाया। और तीसरा यहाँ पर एक क्रीमी लेयर की बात आई होगी, जनरल मतलब जनरल कैटेगरी को जो दिया गया है। नहीं कोई क्रीमी लेयर अति उत्साह में बोल गया, दैट वाज नॉट अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ एनी डिबेट। इस जो कंक्लूजन से, इस वर्डिक्ट से, ऑर्डर से कोई मतलब क्रीमी नहीं, जो हम करें क्रीमी लेयर पर जो उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है वो महज उनकी ओपिनियन है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द जजमेंट, और वो ओपिनियन उनके लीगल जुरिसडिक्शन के बाहर था, जिसको बी आर गवई साहब अति उत्साह में चले गए। मतलब ये है सर कि कोई भी, जितने भी जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, ये पूरी इररिलेवेंट है अगर इसको जजमेंट को देखें तो। लेकिन जजमेंट पर जो मेरा जो पहला क्रिटिसिज्म है वह ये है कि अभी तक एसटी एससी का कोटा है, एसटी की तो और बुरी हालत है जी, यहाँ तक कि एसटी की तो बहुत बुरी हालत है। तो अभी वहां अन्य बातें करने की जगह ज्यादा जरूरी था कि पहले आप कोटा भरने के लिए एक डायरेक्शन आप देते पिटिशनर्स को, इतने दिन या केंद्र सरकार को भी आप डायरेक्शन दे सकते थे कि भाई ये जजमेंट का या ये लेजिस्लेशन है आपका, कम से कम आप कोटा पूरा करो। यह काम न करके अब दूसरी बात क्या कर दी वो, दूसरी बात एक कंट्रोवर्शियल इश्यू में घुस गए। उन्होंने कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट
कोई होमोजीनस कैटेगरी नहीं है, शेड्यूल कास्ट हेट्रोजीनस कैटेगरी है। अब देखिए जी, होमोजीनस कैटेगरी कहने के पीछे एक डॉक्टर अंबेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी, नेशनल मूवमेंट का एक पर्सपेक्टिव था। हम जानते हैं हमारे देश में मुसलमान और हिंदू ये ब्रिटिश पीरियड से आना शुरू हुआ। डेफिनेटली। पहले क्या होता था, ये राजपूत है, ये हाँ। ब्राह्मण है, ये तुर्क है, ये पठान है। ये रिलीजन का उस तरह से इलाकाई, हाँ। डिवीजन नहीं था, इलाकाई पहचान थी। जी। और उसमें सबको ये अभी भी गांवों में चले जाइए कि तुर्क बर्बाद कर दे रहे हैं, जी, जी, या वो ये ठाकुर बर्बाद कर दे रहा है, इस तरह की वहां भाषा थी। कोई रिलीजियस कैटेगरी हमारे देश में यह ब्रिटिशर्स का कंट्रीब्यूशन है। पहली बात ये समझना होगा हमारे यहाँ इसीलिए देखिए अमीर खुसरो कहते हैं कि मैं तुर्क हिंदुस्तानी हूं, मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं कहते हो, कहते हैं मैं तुर्क हिंदुस्तानी। अब बताइए, ये तुर्क हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की भाषा, संस्कृति, हिंदी, उर्दू के विकास के लिए, बस ये बताया कि ओरिजिनली दे आर तुर्क है, बट दे आर तुर्क है, लेकिन ये इंडियन, उनका नेशनलिटी, ये सब ब्रिटिशर्स का। और कभी भी देखिए कि बड़ी मजेदार बात है, आरएसएस और बीजेपी कभी भी इन प्रश्नों पर नहीं खड़े होते। राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन के पहले भी, बाद में भी, आज भी गलत प्रचार करने में इन लोगों का पूरा ऊर्जा, और हिंदू और मुसलमान के नाम पर लोगों को कंफ्यूज करना, कभी बांग्लादेश के नाम पर कर देना, कभी इसके नाम पर कर देना। तो एक बात ये मेरा इनसे ये कहना था कि हमारे देश में ब्रिटिशर्स पीरियड में शेड्यूल्ड कास्ट को डिप्रेस्ड कास्ट कहा जाता था। ये 1935 में इनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा गया, और शेड्यूल्ड कास्ट को कहा गया होमोजीनस कैटेगरी है। क्यों कहा गया? क्योंकि ये सब का कॉमन थ्रेड था अनटचेबिलिटी के खिलाफ एकताबद्ध करना। डॉक्टर अंबेडकर ये कह रहे थे, इसीलिए देखिए कास्ट को क्लासेस के रूप में डिफाइन किया गया। तो शेड्यूल कास्ट से मतलब उनका था कि ये जो डिफरेंशिएटेड कास्ट है, इनको एक बड़े उसमें जोड़ के एक सिविक सोसाइटी बनाना है, ताकि कास्ट से आगे बढ़ के सिटीजनशिप का कंसेप्ट आए और एक नेशन बिल्डिंग का काम हो। यह उनका राष्ट्रवाद था, यह उनका काम था। अब ये महोदय बेवजह मैं नहीं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट नहीं कर सकता फिलॉसफी पर, इस पर, उस पर, लेकिन आप अनावश्यक रूप से ये हेट्रोजीनस है, होमोजीनस नहीं, ये तो आप हिस्ट्री को 10 कदम पीछे ले जा रहे हैं। भाई क्या इंटरप्रिटेशन की जरूरत थी, और इसमें आपका इंटेंशन क्या पूरा होता है? तो ये सब कंफ्यूजन है। तो आज जो स्टैंड लेना चाहिए, जैसे हम स्टैंड ले रहे हैं, और लोगों से कह रहे हैं, सिविल सोसाइटीज कह रहे हैं, पॉलिटिकल फॉर्मेशंस कह रहे हैं, हम चूंकि एक पॉलिटिकल ब्रॉड कोलिशन है, डिफरेंट विचार के लोग हैं हमारे यहाँ। आप जानते हैं दारापुरी जी जो अंबेडकर आंदोलन के हैं, ढेर सारे कम्युनिस्ट लीडर हैं, ढेर सारे सोशलिस्ट हैं, ढेर सारे गांधीयन हैं। सबका जो समवेत विचार है उसको हम अपने एक राजनीतिक मोर्चे से उठा रहे हैं। हम सिविल सोसाइटी के भी मूवमेंट को कर रहे हैं, लेकिन हम सबको राजनीति में रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। सबकी भूमिका हो, सबका फ्लरिश करे, ये हमारा जिसमें कर। तो मेरा ये कहना था कि जजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है कि दलितों का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, और जजमेंट में ऐसा यह भी कुछ नहीं है कि वह इस देश में सामाजिक न्याय को बहुत मदद पहुंचा के और घर घर सामाजिक न्याय पहुंचा दे। सामाजिक न्याय एक अफर्मेटिव एक्शन है। गवर्नमेंट को, सोसाइटी को पहला काम करना चाहिए, जितने भी पद हैं उनको भरे, और पद को भरने के लिए जो समाज का डिप्राइव्ड सेक्शन है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, मुसलमानों में पसमादा है, ये जो भी हिस्से हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए आप एक स्पेशल सब प्लान बजट में बनाइए। उनको, उनके बच्चों को शिक्षित कीजिए, उनके लिए स्कूल खोलिए। यहाँ जो स्कूल चल रहे हैं, कुछ मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, मदरसों पर भी आप हमला कर देते हो। कोई चीज उनको अशिक्षित रख के, जाहिल रह करके आप समाज बना रहे हैं। तो यह सरकार का काम है। यह सरकार काम नहीं कर करके सोसाइटी को छोड़ दी है कि आपस में लड़िए मड़िए, और सब क्या होगा उसका केवल मतलब यह है कि जातीय गोलबंदी करके वोट में ले आइए। और पॉलिसी मैटर में सब एक है। पॉलिसी मैटर किसी के एजेंडे में नहीं है कि इको फ्रेंडली, प्रो पीपुल इकोनॉमी बनाई जाए।
हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार और लोगों को इकोलॉजी, हमारी इन्वायरमेंट, ये हमारे बजट की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और पूरी जीडीपी का कम से कम हम 10% इस पर खर्च करेंगे। अब इस 10% को अगर हम खर्च करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट जो कानून बनाए हैं वो अटल जमाने में, उसको हटाना पड़ेगा। हम अपने देश को खर्च करेंगे कि अमेरिका तय करेगा कि हम कितनी पूछे। देखिए, ये पूरे देश वेस्ट वाले ये चाहते हैं कि उनकी मनी का कंट्रोल रहे, मनी का कंट्रोल रहे। अब डॉलर धीरे धीरे टूट रहा है कि मॉनेटरी कंट्रोल उनका रहे, और तभी हमारे गुड्स को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, हमारे किसानों को वाजिब दाम नहीं दे रहे, मिनिमम वेजेज भी नहीं दे रहे। और दुर्भाग्य है कंट्रोल सेंट्रलाइज होता जा रहा है। और जो ये 1% 40% से ज्यादा पूरी आमदनी नेशनल लिए हुए। और दुर्भाग्य है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जिस पर मुंह ही नहीं खुलती। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर आप सामाजिक न्याय देना चाहते हो तो अभी देखो, एक उत्तर प्रदेश में सरकार ने कानून बना दिया, 12 घंटे की जगह 8 घंटा, जो कितनी लड़ाई 12 घंटे कर दिया। कर्नाटक में 14 घंटे का। पूरे देश में आप लेबर को स्क्वीज करके ऐसे इस देश को बनाओगे भाई। और सब ये हो रहा है मल्टीनेशनल पर कोई आवाज भी नहीं, सब हो रहा है मल्टीनेशनल और अमेरिकन और यूरोप के दबाव। तो मेरा ये अमेरिकन से मेरा मतलब जनता नहीं, अमेरिकन स्टेट। डेफिनेटली अमेरिका का एक अप्रोच, एक सोच। देखिए, अमेरिका को 3 फोर्सेस कंट्रोल करती है। एक वॉल स्ट्रीट हो गया, एक ऑयल बैरन हो गया, एक आपका चिप्स वाला एक टेक्नोलॉजी हो गया। ये तीनों से माध्यम से पूरी दुनिया में कंट्रोल की हुई। इस पर कभी हमने इन लोगों का मुंह खुलते हुए देखा ही नहीं, कभी नहीं बोलते। तो इसलिए आज जरूरी है कि शेड्यूल कास्ट का मटेरियल कंडीशन बदला जाए, उनको आप रोजगार की जो कोटा है वो पूरा कीजिए। और अगर आप क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो उस क्लासिफिकेशन से जो आपका पर्पज है कि पूरा लोग हो जाए, खतरा ये जरूर है कि और भी घट जाएगा। 10 की जगह हो सकता है 8 पा जाए, 7 पा जाए, क्योंकि उस लायक और अन्य जातियों में लोग हैं होते तो वहां तक वो उसको हासिल कर लिए पहले कोशिश कर। लेकिन इस पर इतना हाय तौबा मचाना सोशल जस्टिस के नाम पर, रियल पॉइंट से दोनों भाग रहे हैं। हमारा काम यह है, समाज का काम यह है, जनता कहे कि इस पर लेके अनावश्यक हवा में तलवारबाजी न की जाए, ठोस पॉलिसी लाया जाए, पार्लियामेंट में डिबेट हो और उस डिबेट के हिसाब से जो सुटेबल हो देश के लिए पार्लियामेंट कानून बनाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं वायलेट किया है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उसको बदल दे। यह राइट हमारे देश के पार्लियामेंट को है। तो इससे ये कंक्लूजन सर आपकी बातों से ये हुआ कि कोई भी डिसीजन है, ये वो सब क्लासिफिकेशन का डिसीजन होता है, तो इस पर जो सो कॉल्ड रक्षा कर रहे हैं आपके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स की जो लीडर्स हैं, अगर अपने को समझते हैं तो उनको सही सही इंटरप्रेट करना चाहिए, उसके आउटकम्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जो आपने कहा एक पहला प्रोसेस तो ये होना चाहिए कि जो वैकेंसीज हैं उसे पहले फिल किया जाए, उसके बाद इसका नंबर आता है, और इस काबिल बनाइए, उनको स्किल डेवलप कीजिए, इस काबिल बनाइए जी। अब उसमें एक, अब ये देखिए, इसमें ये भी एक खतरा रहता है। आप बेसिकली जब वो कोटा नहीं पूरा होता तो वो कोटा जनरल कास्ट में चला जाता है। आपको देखिए, यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, प्राइवेट सेक्टर है, इसमें नहीं हो पाता। जुडिशरी है जी। इसमें तो एसटी एससी की बात छोड़ दीजिए, ओबीसी का भी रिप्रेजेंटेशन बहुत मायने है। तो मैं कह रहा हूं कि ये सब ब्रॉडर टर्म में, और ये सब हल हो सकता है अगर इंडियन इकोनॉमी इकोलॉजिकल हो, इकोलॉजी फ्रेंडली हो, डिसेंट्रलाइज्ड हो, कॉमन मैन को केंद्र में करके अर्थव्यवस्था निर्मित हो, बजट कम से कम 10% हेल्थ, एजुकेशन और उनकी लाइवलीहुड पर खर्च हो, ऑर्गेनिक हो। तो मैं जो वेस्ट का प्रभाव है मनी का साम्राज्य बनाए रहने का, उसको हम तोड़ करके एक इंडिपेंडेंट पाथ ले सकते हैं और पड़ोस के मुल्कों से भी एक बेहतर रिलेशन विकसित कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी और एक सोच डेवलप होगी। सोच डेवलप होनी चाहिए एक मासेज में, और वो जब उनके अंदर सोच पैदा होगी, अवेयरनेस होगी, तो वो लीडर तक पहुंचेगी और वो आवाज उठा सकेंगे सही रास्ते पर। अभी तो गलत रास्ते पर लोग सब चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका इस पर पॉइंट ऑफ व्यू मिला हमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट
जो आया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप्स के सब क्लासिफिकेशन पर। अब हम अगले एपिसोड में बात करेंगे आपसे कि वक्फ बोर्ड की कंट्रोवर्सी क्या है। थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। थैंक यू।